तो क्या हालचाल भाई लोग। तो फाइनली आज चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। इसका फ्री के नंबर वाला चैप्टर है यार, बस एक वीडियो देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, बस एक वीडियो ही आपका सब कंप्लीट सैचुरेशन मिल जाएगा आपको, कि जितना आपको मैक्सिमम चाहिए सब मिल जाएगा इधर। आज जीरो से डिटेल तक जाएंगे, बिल्कुल एडवांस तक, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलो यार एक बार अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी करो आंखें बंद करके और उसको यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या होता है प्रेशर, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड which are in equilibrium with it at a given temperature। गाइस पहली बार वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। वेपर प्रेशर मतलब वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें समझने वाली एक चीज ये है, बस क्रिटिकल पॉइंट ये है कि बच्चे बस सीधा इतना याद होता है, बच्चों के दिमाग में इतना ही आता है कि जो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन गाइस इसमें कंडीशन है, तब प्रेशर एक्सर्ट करे वेपर जब वो इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड के साथ। लिक्विड के साथ जब इक्विलिब्रियम में हो तब जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। गाइस क्लियर हुआ। देखो क्या होता है, जैसे अपने पास अपने पास मान लो एक बीकर है, उसमें अपने पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है ना, कोई सोल्यूशन है। जैसे मान लो ए है, ए अपने पास लिक्विड है ना, हमारे पास बीकर है जो मैंने एग्जांपल लिया, ए अपने पास लिक्विड है, तो उसको हमने एक टेम्परेचर दिया, और उसमें कुछ वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, क्लोज है ना, ऊपर से हमने ढक्कन लगाया हुआ है बीकर में, तो क्लोज है, तो उसमें वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। और एक टाइम बाद उनमें इक्विलिब्रियम आ गया, तब जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए तब जो एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है गाइस क्लियर है। तो आई होप क्लियर होगी वो चीज, ठीक है ना। वेपर प्रेशर समझ आ गया। वेपर प्रेशर क्या होता है गाइस, जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं जब वेपर इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड के साथ, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। अब देखो इसका मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गाइस वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो फील लेते हैं। देखो जैसे आपके पास पानी है ना, पानी है, और उसके पानी का आपने मान लो चाय के पतीले में पानी रखा है, ठीक है, चाय के पतीले में पानी रखा है, और उसको आपने पानी अब ऊपर ढक्कन रख दो और गैस तेज कर दो, ठीक है, गैस को ऑन कर दो, और उसके बाद देखो कुछ टाइम बाद ऐसे होगा कि ढक्कन हल्का हल्का हिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर आप थोड़ी जो हम गैस को कंट्रोल करते हैं, जो गैस के कंट्रोल को लो कर दो, मतलब जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा लो कर दो, है ना, टेम्परेचर लो कर दो, तो देखोगे कि ढक्कन जो है वो थोड़ा आराम से हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ढक्कन हिलना थोड़ा कम कर देगा। देखा गया आपने कभी, जब गैस को फुल मोड पे रखे तब देखना आपको जो उसका ढक्कन है वो थोड़ा तेजी से उछलेगा, तेजी से मूवमेंट करेगा। लेकिन जब उसको हम गैस को लो पे कर दें, बिल्कुल लो पे कर दें, तब क्या होगा, ढक्कन आराम से बैठा रहेगा, ज्यादा हमको कुछ हिलजुल भी पता नहीं लगेगी। और क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। वेपर प्रेशर लगा रहे थे ढक्कन पे कि ढक्कन उठ, ठीक है ना। तो एक काम हो रहा था गाइस अपने, जो कि मैंने आपको एक रियल एग्जांपल से बता दिया, जो कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब अपनी मॉम को देखा होगा खाना बनाते हुए, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसको थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। देखो जैसे ए लिक्विड था, उसके ओ गैसेस मतलब ए गैस के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ए लिक्विड था, ए कोई अपने पास लिक्विड था, उसका कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद ये दोनों इक्विलिब्रियम में अटेन हो गए, ठीक है ना। तो गाइस इसका केपी क्या होगा, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केपी पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। या गाइस आपको ये चीज बताई हुई है, इक्विलिब्रियम आपने कर लिया होगा आई होप, अभी तक 2 वीडियो में कराया था बहुत ही अमेजिंग वे में, ठीक है ना। तो देखो इसका केपी क्या होएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ ए गैस, रिएक्टेंट गाइस लिक्विड है, लिक्विड के लिए मैंने क्या बताया था, एक्टिव मास इक्वल टू 1, तो इसका नीचे 1 ही आ जाएगा, तो अपने पास केपी क्या है, पीए।
तो देखो गाइस, एक चीज मैंने आपको कराई थी, log K1 by K2 बराबर है डेल्टा H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये चीज आपको मैंने कराई थी कि कराया था ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी हो रहा है टेम्परेचर के साथ, ये चीज आपको कराई हुई है। तो देखो अपना Kp क्या है, Pa ऑफ गैस, तो बस हम Kp की जगह P1 P1 और P2 लिख सकते हैं कि प्रेशर है टेम्परेचर T1, प्रेशर है टेम्परेचर T2, उसको P2 से लिख सकते हैं। तो बस देखो इससे भी हमें पता लग रहा है ना प्रेशर वेरी हो रहा है। देखो Kp क्योंकि अपना Kp P के बराबर ही है, तो जैसे Kp अगर जैसे Kp और K1 जैसे वेरी हो रहा था, उसी की फॉर्म में प्रेशर भी वेरी हो रहा है। तो इससे हमें पता लगा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गाइस क्लियर है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जो मैंने आपको ढक्कन वाली एग्जांपल दी कि अगर हम चाय का पतीला रख दे, ऊपर ढक्कन रख दे, तो ढक्कन अगर आप पूरे हाई वोल्टेज मतलब पूरा हाई कर दो, ठीक है ना, पूरा हाई मोड पे ले आओ गैस को, तो देखोगे ढक्कन थोड़ा ज्यादा उछलने लगेगा, उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी। और लो कर दो तो ढक्कन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा स्टेडी स्टेट पे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको एक फील मिला हो कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो रोल्स लॉ करते हैं। रोल्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बहुत ही अच्छे वे में हमने करना है। तो गाइस देखो रोल्स लॉ क्या था, पहली बात ये जो लॉ है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। रोल्स लॉ लगता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन अभी इतना याद रखो कि रोल्स लॉ लगता है आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो अब देखो इसके रोल्स लॉ के दो केसेस हैं, देखो दो केसेस हैं। वैसे रोल्स लॉ गाइस क्या कहता था, रोल्स लॉ कहता था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, कि वेपर प्रेशर जो गैस का है और मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब, मोल फ्रैक्शन पता है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, उसको मोल फ्रैक्शन कहते थे। इसको आपको पता होगा, हमने मोल कंसेप्ट में कर लिया था। तो पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये बताया था हमें रोल्स लॉ ने, ठीक है गाइस। पहली बात तो एक क्लियर है। अब देखो इसके दो केस हमें स्टडी करने होते हैं, दो केस हैं अपने जेईई या नीट के सिलेबस में, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। देखो पहला केस क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि ऑल लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, जिसको हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वोलेटाइल नहीं है, ठीक है ना। तो जिसमें सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल हो। तो गाइस देखो सॉल्यूशन देखो, लिक्विड सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। देखो गाइस सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है ना। इन दो चीजों से सॉल्यूशन बना होता है। तो गाइस देखो आपका सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो उसमें वेपर, सॉल्यूट को हम वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है उसको आप वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूट नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल जो आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो हमेशा ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो अपना हमेशा लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो लिक्विड को हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे सॉल्यूट मान लो चीनी है ना, चीनी है अपनी, ठीक है ना, वो क्रिस्टल होते हैं अपने शुगर के, जो शुगर आप देखते हो अपने घर में जो है क्रिस्टल है, तो उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो अपना इसमें हमने लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसलिए कि जिसको हम वेपर्स में कन्वर्ट ना कर पाए। तो गाइस हमें देखो रोल्स लॉ ने क्या बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात है क्लियर है। अब देखो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि वेपर्स है ही नहीं सॉल्यूट के, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसी चीज से आप निकालोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन की। तो देखो हमने ए किसके लिए लेते थे, सॉल्वेंट के लिए, ए सॉल्वेंट के लिए लेते थे। देखो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था अब यूज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट ए किसके लिए यूज करते हो, सॉल्वेंट के लिए, बी किसके लिए यूज करते हो, सॉल्यूट के लिए। तो देखो गाइस, देखो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा, वो किसके बराबर होगा, वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट का कोई प्रेशर ही नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो है क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं टोटल
टोटल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू PA नॉट XA। एक्स देखो हमने लिखा था वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड़ के, तो सोलवेंट पे डिपेंड, इधर इसका जो टोटल प्रेशर है वो सोलवेंट पे डिपेंड कर रहा है। गाइस शांत रहो, मन शांत रखो, आराम से समझ आएगा, ठीक है ना। टोटल जो हमने देखा कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का कोई मैटर ही नहीं करता, उसका वेपर प्रेशर कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है ना, उसमें वेपर प्रेशर है ही नहीं उसका, तो बस सोलवेंट ही है जो कि टोटल प्रेशर में डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो देखो अच्छा, पार्शियल रोल्स लॉ में हमें बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। आई होप आपको ये चीज पता हो। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने लिखा है PA नोट, उसको लिखा है हमने PA नोट, ठीक है। प्रेशर टोटल बराबर होगा PA नोट XA के, और ऐसे भी लिख सकते हो कि 0, ऐसे भी लिख सकते हो 0, क्योंकि प्रेशर ऑफ फ्लूइड 0 है, तो यही चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है, PA नोट XA। तो आपके पास ये चीज आ गई। देखो अब इधर समझने की बात है कि PA नोट क्या है। देखो PA नोट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब क्या, जब सोलवेंट जो है जब अकेला रखा हुआ है, जब सोलवेंट अकेला रखा हुआ है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, सोल्यूट कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड है, मतलब प्योर शुद्ध फॉर्म में सिर्फ अपने पास लिक्विड ही है PA, ठीक है ना, तब जो उसका प्रेशर होता है तब उसे बोला जाता है PA नोट, कि मतलब और कुछ हो ही ना। अब तो इसमें हमने सोल्यूट भी डाल दिया ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी डाल दिया, तब इसका जो प्रेशर है वो PA नोट XA हुआ। PA नोट क्या है, जब वो अकेला ही था, मतलब अकेला ही था, उसका सोल्यूट से मिलाप नहीं हुआ था, सोल्यूट से मिलना नहीं हुआ था उसका, तब जो प्रेशर था उसे बोलते हैं PA नोट, ठीक है गाइस, क्लियर है। बहुत ही यार बच्चों की तरह समझा रहा हूं कि आपको सिंपल वर्ड से समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए और इंटरेस्ट बनता रहे, ठीक है गाइस। तो आपका टोटल प्रेशर क्या आ गया, PA नोट XA, सोलवेंट के करके और फ्लूइड के करके 0 था, तो टोटल प्रेशर आपका एक चीज आ गई, क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो ये आपका गाइस पहला केस था जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डाला, ठीक है ना, जिसमें फ्लूइड जो अपना नॉन वोलेटाइल हो। गाइस इसमें ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर गाइस क्या होता है, PA नोट माइनस PT डिवाइड बाय PA नोट, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो पहले एक चीज समझो, पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं लोडिंग इन वेपर प्रेशर। गाइस लोडिंग इन वेपर प्रेशर देखो क्या होता है, PA नोट माइनस PT। देखो नॉन वोलेटाइल फ्लूइड के आने से क्या हुआ, जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। देखो सोलवेंट का वेपर प्रेशर पहले क्या था, PA नोट, जब पहले क्या था उसका PA नोट, लेकिन अब जब उसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, जब वो सोल्यूशन बन गया, तब उसका प्रेशर क्या होगा, सोलवेंट का PA नोट XA। पहले PA नोट था जब अकेला था, जब सोल्यूशन बन गया उसी सोलवेंट से तो PA नोट XA हो गया। तो XA हमें पता है कि लेस देन 1 होता है, XA हमें पता है कि लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो XA आपको पता है ना, XA आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, लेस देन 1 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा कुछ, तो कुछ मोल उसके होंगे, कुछ मोल उसके होंगे। ये तो है नहीं कि 100% अपने पास, क्या 100% अपने पास सोलवेंट ही है ना, कुछ उसका कुछ परसेंट सोल्यूट होगा, कुछ परसेंट सोलवेंट होगा। तो XA अपना लेस देन 1 होता है, तो PA नोट XA, ठीक है ना, A अपना लेस देन 1 होता है, तो PA नोट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी लेस देन 1, जैसे मान लो आप 0.8 से मल्टीप्लाई करो, तो जो अपने पास नेट चीज इधर से आएगी वो PA नोट से तो कम ही आएगी। अगर हम PA नोट को 1 से लेस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो जो नेट टर्म आएगी, नेट चीज अपनी वैल्यू आएगी और PA नोट से कम ही आएगी। तो इससे क्या पता लगा कि नॉन वोलेटाइल फ्लूइड आने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, सोलवेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, सोलवेंट का जो कि प्रेशर है सॉल्यूशन का भी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई, ठीक है ना, आपको समझ आई हो। तो देखो इसी करके हमने नाम दिया लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कि लो हो गया वेपर प्रेशर, लो हो गया। लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है गाइस, PA नोट माइनस PT, कि पहले जो उसका प्रेशर था माइनस PT अपना यही है जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ना, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन।
पीए नोट माइनस पीटी अपना लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। आपको समझा दिया क्यों हमने लोडिंग इसको नाम दिया, क्योंकि लो हो जा रहा है प्रेशर, ठीक है ना। तो लोडिंग, तो पहले लोडिंग इन वेपर प्रेशर याद रखना गाइस, रिलेटिव लोडिंग कहा हुआ है कि लोडिंग कहा हुआ है, इस वर्ड को याद रखना बच्चे। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कहा होता है पूछने को, तब भी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकाल देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। लोडिंग इन वेपर प्रेशर कहा हो तो पीए नोट माइनस पीटी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, देखो पहले लोडिंग इन वेपर प्रेशर था, अब रिलेटिव आ गया कि रिलेटिव में निकालना, उसके किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब हमने क्या किया, लोडिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय रिस्पेक्ट में निकाला, पीए नोट के रिस्पेक्ट में निकाला। तब हमने निकाला रिलेटिव, कि किसी के रिलेट करके निकाला, किसी के कंपैरेटिवली निकाला, ठीक है ना। तो तब हमने यूज किया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। समझेगा, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, जो पीए नोट माइनस पीटी, ठीक है ना। रिलेटिव लोडिंग मतलब रिलेट करना है, रिलेट करना है, तो पीए नोट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीए नोट। तब करके हमने इसका नाम रिलेटिव वर्ड भी हमने आगे लगाया। आई होप गाइस क्लियर है। तो इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है RLVP, ठीक है ना, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ओ बराबर होगा पीए नोट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीए नोट बराबर होगा XB के, ठीक है ना। ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो याद होना चाहिए पीए नोट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीए नोट, ठीक है ना, वो बराबर होता है XB के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो गाइस ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो गाइस इसमें एक मैं बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही सिंपल चीज आपको देना चाहता हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आप कोशिश करना, ज्यादा करना, ज्यादा कर इस इक्वेशन को यूज करना। ए इक्वेशन, इसी इक्वेशन से इक्वेशन डराइव हुई है, इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन डराइव हुई है, लेकिन इस इक्वेशन से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। इस इक्वेशन से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो आप इसको यूज कर लेना जब आप देखो ये इक्वेशन मैंने बस क्या चेंज हुआ, पीए नोट माइनस पीटी था तो था ही, तो देखो पीए नोट की जगह बस मैंने पीटी लिखा है, पीए नोट की जगह पीटी लिखा है, और एक्सबी की जगह एनबी बाय एनए लिखा है। वैसे एक्सबी क्या होता है, वैसे एक्सबी क्या होता है, देखो एक्सबी क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल। तो गाइस अपना एक्सबी ए होता था, एक्सबी अपना ए होता था। तो अपना देखो अब बस आपकी सिंपल फॉर्म मैंने बनाई है, जो कि इसी से डराइव हुई है, जिसकी डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है। बस ये फॉर्मूले से आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो इस करके आप इसको भी याद रखना। कुछ बच्चे, मतलब कुछ क्या, बहुत से बच्चे इसी से इक्वेशन सोल्व करेंगे और उनके 30 से 35 सेकंड या 1 मिनट और लगेगा, लेकिन आप लोगों को वही आप अपना 1 मिनट बचाओगे और दूसरे क्वेश्चंस में लगाओगे। तो ये इस चीज को भी याद रखना। तो आपका पहला केस तो बहुत ही क्लियर होता है कि पूरा हो गया, कि मतलब जहां तक जा सकते थे उधर तक चले गए, ठीक है गाइस। आई होप समझ आ गया हो, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो उसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो उसके लिए देखो, तो देखो अब मैंने आपको रोल्स लॉ तो यही कहता था कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो सबसे पहले देखो सॉल्वेंट के लिए लिख लेते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए आएगा पीए बराबर पीए नोट एक्स, ये चीज तो आपको मैं सिखा चुका हूं। तो सोल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, पीबी, क्योंकि सोल्यूट भी अपना वोलेटाइल है, तो अब वो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो पीबी बराबर आ जाएगा पीबी नोट एक्सबी के। क्लियर है गाइस, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसलिए मैंने टाइम दे दिया था, क्योंकि ये अपने को इजी लगेगा फिर। तो देखो, तो ये अपने सोल्यूट का प्रेशर है या सॉल्वेंट का प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने किया था कि the pressure of a mixture is a sum of their vapor pressure। गाइस आपको डाल्टन प्रेशर लॉ याद है, डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर हमने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ किया था हमने मोल कंसेप्ट में। आई होप आपको याद होगा। उसने क्या बताया था हमें, उसने हमें बताया था कि जो पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होता है और सम होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, उनके वेपर प्रेशर का, उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। यही डाल्टन ने कहा था। तो आई होप आपको याद होगा। अगर आप सीरीज वाइज में से करते आए हो तो अभी तक तो आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो गया होगा फिजिकल में, जिसको कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे होगा।
तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस पीबी। तो पीए नॉट एक्स हमने लिख दिया इसका, पीबी नॉट एक्स भी इसके लिए लिख दिया। ठीक है गाइस, तो आपका टोटल प्रेशर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं था, ये बहुत खास था केस, लेकिन आपको ये भी एक चीज तो आप आराम से कर ही सकते हो। अब टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, सोल्यूट के प्रेशर, सॉल्वेंट के प्रेशर। इसमें सोल्यूट का कोई प्रेशर था नहीं तो हमने 0 लिखा था। ठीक है ना, सिंपल सी केस है। तो अब गाइस नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। गाइस इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं और बहुत ही डरावना लगता है उनको ये चीज। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, कि कितने मोल्स ए के वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ये पूछा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला है, पहली बात उसको हमने वाई स्टोनेट किया, वाई ए, तो वाई ए बराबर है पी ए बाय पी टी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बिल्कुल भी गलती ना कर देना कि आप एक्स निकाल लो, गलती यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, एक्स निकाल देते हैं। उनको पूछा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो एक्स निकाल देते हैं। एक्से तो गाइस उसका पूरा मोल फ्रैक्शन है, एक चाहिए लिक्विड में हो जाए गैस में, पूरा मोल फ्रैक्शन है। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज पूछा हुआ कि जो सिर्फ वेपर में है, तो उसके लिए वाई ए आएगा जो कि बराबर होगा पी ए बाय पी टी के। ठीक है, पी टी अपना क्या है, ए चीज है, पीए अपना क्या है, पीए नॉट एक्से है। ठीक है ना, बस इसको आप पुट करोगे तो आपका वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस आ जाएगा। इस चीज को भी याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस वाई ए है ना कि एक्से है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, इसमें डिफरेंस याद रखना। तो उसी तरह गाइस आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस भी लिख सकते हो, वाई बी बराबर पी बी बाय पी टी, सिमिलर उसी की तरह। ठीक है ना, तो आई होप आपको रोल्स लॉ समझ आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ था, बहुत ही सिंपल लॉ था, बहुत ही प्यारा लॉ था, आपके बहुत ज्यादा यूज में आएगा। तो इसको आप अच्छी, आई होप आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी हो। ठीक है ना, तो गाइस अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन को देखेंगे। देखो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उनकी बात करते हैं। देखो पहला सॉल्यूशन की टाइप क्या है, आइडल सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कौन से है, आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडल जो आइडली होते हैं, जो रियल में वैसे होते नहीं है। ठीक है ना, तो देखो आइडल सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है कि विच द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि रोल्स लॉ किनके में अप्लाई होता है, आइडल सॉल्यूशन के लिए। तो जो भी सॉल्यूशन जिनमें रोल्स लॉ ओबे करता हो, फॉलो करता हो, उसको बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात तो ये सिंपल सी क्लियर है। अब देखो इसके कुछ डिटेल्ड पॉइंट करते हैं। देखो आइडल सॉल्यूशन में देखो क्या गाइस, आइडल सॉल्यूशन में होता क्या है ये देखो जरा। देखो आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला पॉइंट देखो, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड बराबर होता है वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के। गाइस देखो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मतलब है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का मतलब क्या, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मतलब है जो हमें फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर मतलब जो हमने कैलकुलेशन की है फॉर्मूले में, उसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड का मतलब गाइस क्या, जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, एक्सपेरिमेंट में हमने लैब में देखा। ठीक है ना, लैब में जाकर देखा कि लैब में हमने देखा जो वेपर प्रेशर आया, वही सेम वेपर प्रेशर जब हमने रोल्स लॉ की कैलकुलेशन से किया तब भी वही आया। तो गाइस आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया होता है वही अपना वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड होता है। गाइस क्लियर है, ठीक है ना, कैलकुलेटेड समझ आया। कैलकुलेटेड क्या होता है, जो फॉर्मूले में यूज होता है, जो फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट करके निकाला होता है, जो अपने जैसे इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो अपनी है, और उसी को हमने क्रॉस चेक किया लेबोरेटरी में, उसी को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो भी उतना ही आया, वो भी उतना ही आया। तब जब वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड बराबर हो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के, तब उसको बोलते हैं वो आइडल सॉल्यूशन में होता है। एक चीज कब होती है, ए आइडल सॉल्यूशन में होती है। अभी नॉन आइडल सॉल्यूशन देखेंगे तब दोनों में डिफरेंस है और ज्यादा क्लियर होगा। बस अभी इतना देखो कि वेपर प्रेशर जो हमने एक्सपेरिमेंटल देखा था वो बराबर होगा वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के। ठीक है ना, तो आइडल सॉल्यूशन में पहली बात ये चीज होती है। अब थोड़ा नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं। देखो आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि देखो जैसे आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे सोल्यूट आपका ए है ना, सॉरी सोल्वेंट आपका ए है, सोल्यूट आपका बी है, सोल्वेंट आपका ए है। ठीक है, तो देखो आइडल सॉल्यूशन में गाइस क्या होता है, आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए में थी, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैंने लिखी है, हाँ, ये जो लाइन मारी है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो ए में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बराबर है बी में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी भी स्पीशीज में कोई भी केस ले ले कि मतलब ए में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वही बराबर है बी में, वही बराबर है ए बी में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वही है।
मतलब ए पूरे मिक्सचर पूरे कंटेनर में ए हो, सिर्फ ए हो, ठीक है ना, ए स्पीसीज हो, तो उसका जो फोर्स होगी और उसमें जब हम बी मिक्स भी कर दे तब भी उसमें फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तब भी उसमें फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमने लिखा कि फोर्स जो है कब फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगी, फोर्स अपनी इक्वल ही रहेगी तब, ठीक है गाइस, पहली बात है, ठीक है ना। अभी और क्लियर होगा जब हम इसको कर लेंगे तब और ज्यादा इसमें पॉइंट में क्लियरेंस आएगी। तो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट अब बात करते हैं कि इनकी जो हमें ऐसे भी चीजें पूछ लेते हैं, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो पहली बात तो गाइस डेल्टा जी तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा हमेशा, मतलब नेचर उसको अपने आप ही करने में मदद करेगी, ठीक है ना। डेल्टा जी अपना नेगेटिव होगा और गाइस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 होता है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज होती है ना, एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज तो होती नहीं। तो डेल्टा एस कोई भी केस हो, डेल्टा एस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा जी तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ये दोनों चीजें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में दोनों चीजें डिफाइन करती हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। पहली बात तो ये क्लियर, बस हमें समझनी वाली ये चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में इसी में कंफ्यूजन भी होती है। देखो पहली बात, देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा वी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है। देखो क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे ए, देखो ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है ना, ए मॉलिक्यूल है, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जैसे जैसे ए मॉलिक्यूल इतने दूर थे तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, अब मान लो हमने बी डाल दिया सोल्यूशन में, बी डाल दिया तो अब उसमें बी भी आ गया, तब भी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी थी, मतलब तब भी इनके बीच में वॉल्यूम अभी भी इतना ही है ना। पहले देखो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी, जैसे एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल ए है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए रही, इतना डिस्टेंस है इनमें, ठीक है ना। तो बाद में जब हमने बी डाल दिया तो उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम ही रह रही है तो उसमें वॉल्यूम ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एक्सपेंड होगा, ना मतलब रिपल्शन होगी ना अट्रैक्शन होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है अपना 0 आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा और डेल्टा एस तो ऑटोमेटिकली फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि ना चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि हीट रिलीज हो, मतलब नजदीक आ रही है, जैसे जैसे चीज क्लोज आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। देखो जैसे जैसे चीजें क्लोज आती हैं वैसे वैसे जितना वो क्लोज आती है उनमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और हीट रिलीज होती है, ना दूर जा रही है रिपेल हो रही है कि उनको हमें हीट देनी पड़ती है कि उनको क्लोज ले आने में। देखो जब कोई चीज रिपेल हो रही है, कोई चीज ऐसे रिपेल हो रही है तो उसको अगर हमें क्लोज लेके आना होता है, वो तब चाहती है कि मैं रिपेल हो, लेकिन उसको हमें क्लोज ले आना होता है तो हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्लोज ले आने के लिए, ठीक है ना। तो देखो इधर हमें कुछ भी नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अटैक देखो ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है चीज, ना वो हो रही है एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना। तो डेल्टा एच अपना इधर 0 होगा, ठीक है ना, डेल्टा एच अपना 0 है, ना हीट रिलीज होगी ना इमिट होगी, ठीक है ना, ना हीट रिलीज होगी ना ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। तो गाइस 3 पॉइंट क्लियर है, इसके एग्जांपल देख सकते हो आप, एक पूरी आइडियल एग्जांपल है, लगभग इसको फॉलो करते हैं, पूरी नहीं है वैसे तो पूरा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है आइडियल सॉल्यूशन की, पूरी एग्जैक्ट एग्जांपल कोई भी नहीं है, लेकिन लगभग उसको टच करने वाली 2-3 अपने पास एग्जांपल है, तो उसको देखते हैं। देखो इसकी एक एग्जांपल है बेंजीन एंड टोलिन, इसको टोलिन बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाओ, बेंजीन एंड टोलिन इसकी एग्जांपल है, और हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन पता है ना अल्केन में ओ अल्केन जिसमें 6 कार्बन हो, ओ अल्केन जिसमें 6 कार्बन हो, हेक्स लगता है 6 कार्बन के लिए, और हेप्ट मतलब 7 कार्बन वाला अल्केन हो तो उसको हेप्टेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों उसकी एग्जांपल है जो कि वैसे बस बेसिक्स एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ आया हो। और गाइस आइडियल सॉल्यूशन में देखो एक हमें ग्राफ भी कभी पूछ ले जाते हैं, तो देखो इसके ग्राफ देखो बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, बस देखने में थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स लगता है। देखो क्या है, देखो पहले ए लाइन को समझो, ए लाइन को समझो, देखो हमने क्या लिखा है, देखो पीए नोड वाली, मैंने पीए नोड वाली पीए वाली लाइन है, तो देखो इस साइड में गाइस ए जो लाइन है मोल फ्रैक्शन की है, ए जो लाइन है प्रेशर की है, ए लाइन मोल फ्रैक्शन की है, प्रेशर की है। तो देखो हमने क्या किया, देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम इंक्रीज करते गए, देखो जैसे मोल इधर क्या था एक्स का मोल फ्रैक्शन 0 था, इधर एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 0 था,
देखो मोल फ्रैक्शन एक्स का 0 था, अब इधर ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इधर मोल फ्रैक्शन ए का इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे देखो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे ए का वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। जो हमने बात करी थी कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, वही चीज हो रही है। देखो जैसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया 0 से 1 की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू 1 पे पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होगा, जिसको हमने पीए नोट कहा था। पीए नोट मतलब देखो x इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब क्या कि मोल फ्रैक्शन 1 आ गया, कि पूरे सॉल्यूशन में 100% बस ए ही है और सोल्यूट तो है ही नहीं। x इक्वल टू 1 आ गया मतलब यही हुआ ना कि पूरे 100% अपने सॉल्यूशन में बस ए ही है, बी है ही नहीं। तो वही मैंने बताया था कि पीए नोट का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूशन मतलब जब ए वाली स्पीसीज जो है वो सिर्फ अकेले ही प्रेजेंट हो, उसके साथ और कुछ ना हो, प्योर लिक्विड का जो प्रेशर होता है, प्योर लिक्विड, उसमें हमने कुछ मिक्स ना किया हो। तो देखो वही हमने लिखा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो उसी तरह हमने देखो सेम बी के लिए भी लिखा। देखो इधर बी का मोल फ्रैक्शन जब एक्स इक्वल टू 1 था तो एक्स बी इक्वल टू 0 होगा, है ना। एक्स देखो जैसे हमने देखो आपको पता है ना कि एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। ये चीजें मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। तो देखो जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन बी का 0 ही होगा, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन बी का 0 ही होगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन जब हम बी का इंक्रीज कर रहे हैं, बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, जब जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 0 था मोल फ्रैक्शन बी का, जैसे जैसे हमने इसको इंक्रीज किया 1 तक लेके 1 पे मैक्सिमम हो गया इसका वेपर प्रेशर। तो वही बस ये लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का इंक्रीज किया, ए का वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे बी का इंक्रीज किया तो बी का इंक्रीज हुआ, ठीक है। पहले हमने लिखा तो देखो हमने वेपर प्रेशर ए का ग्राफ लाइन बना ली, ड्रॉ कर ली, ग्राफ बना लिया, प्लॉट बनाया तो ऐसे आया कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद एक्स मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है ना। उसी तरह बी का बना। तो जब टोटल जो वेपर प्रेशर है, टोटल जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है गाइस, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए बस आपको क्या करना है, बस देखो आपने जो ए का जो ग्राफ बनाया, ए का प्लॉट बनाया, बी का प्लॉट बनाया, इनके बस जो फाइनल पॉइंट है, इनके जो फाइनल पॉइंट है उनको बस मैच कर दो, उनको बस कनेक्ट कर दो, उससे जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई वो रिप्रेजेंट करेगी टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो आप आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। पहले हमने पार्शियल प्रेशर ए का लिखा फिर बी का लिखा, और इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर दे तब जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे जो लाइन से जो प्रेशर आएगा वो पी टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पी टोटल का रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ। ए का था, ए बी का था, ए पी टोटल की लाइन है, ठीक है गाइस। क्लियर है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। आपको समझा दिया कि कैसे ये ऐसे गया, क्यों ये ऐसे इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जब इधर बी इंक्रीज होगा तब ए मैक्सिमम होगा, जब ए मैक्सिमम होगा तो पी ए मैक्सिमम होगा, जो कि हमने देखा था, ठीक है गाइस। क्लियर है। तो आई होप आपको आइडल सॉल्यूशन समझ आया हुआ हो। अब नॉन आइडल सॉल्यूशन समझते हैं, जिसके बाद आपके दिमाग में इसके बेस पे भी और क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। अब देखो नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करते रोल्स लॉ को, जो नहीं ओबे करते आइडल सॉल्यूशन, जो ओबे करते नॉन आइडल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन आइडल मतलब रियल सॉल्यूशन, ठीक है, उनको रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है ना। तो अब देखो गाइस नॉन आइडल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नॉन आइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइप क्या है उसकी, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो वाला एक टाइप हो है। और एक कौन से, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से। तो देखो गाइस बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो पहले जब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या कि चेंज, डेविएशन मतलब चेंज, है ना। जो ग्राफ आ रहा है उसमें थोड़ा कुछ चेंज आ जाए, तो देखो डेविएशन मतलब चेंज होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन से मतलब याद रखना गाइस कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है। बस इतना अगर समझ के काम खत्म है, ठीक है ना। अब देखो
नो मेजर सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में अब आपके पॉइंट्स बताते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या, वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड किया वो ग्रेटर है ना वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। मतलब कि जो रोल्स लॉ की हमने कैलकुलेशन करके जो वेपर प्रेशर निकाला था, जो हमारे पास वैल्यू आई, उसको जो हमने अपनी एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली, जो हमने ऑब्जर्व किया, उससे कम आई। तो देखो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, जो एक्चुअली है उसका, जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखते हैं वो सही होता है ना, बिल्कुल। तो जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल है, वो ग्रेटर है ना वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के। सिंपल सी बात है गाइस, ठीक है ना। कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, कि वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वेपर पॉजिटिव मतलब ज्यादा आ रहा है। तो मतलब रोल्स लॉ में इतना आ रहा था, रोल्स लॉ में इतना आ रहा था कैलकुलेटेड करके, रोल्स लॉ को जब हमने लगाया कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा था। तो जब हमने लेकिन ऑब्जर्व किया तो उससे ज्यादा आ रहा था, जो अपने पास रोल्स लॉ से वैल्यू आई थी उससे ज्यादा आ रहा था। तो इसीलिए नाम दिया पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर जो हमने रोल्स लॉ से निकाला उससे एक्चुअल में अपना वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमने उसका नाम पॉजिटिव डेविएशन दिया। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अब इसको फोर्स की फॉर्म में समझे, जैसे इधर हमने देखा था। देखो अब क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर जो आ रहा है ज्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है मतलब क्या गाइस, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। मतलब वेपर प्रेशर कम होगा जब आसानी से मॉलिक्यूल्स मूव कर पाएंगे तभी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर तभी एक्सर्ट करेंगे जब ज्यादा मूव कर पाएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट कर पाएंगे वॉल्स पे, है ना, ढक्कन पे, जैसे ढक्कन एग्जांपल। तो मूव जब जितना कम मूव कर पाएंगे उतना वेपर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव कर पाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतने वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना प्रेशर कम लगा पाएंगे हो। तो वही हमने लिखा कि जब देखो अब क्या था, जैसे जो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, पहले ए में मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बाद पहले हमारे पास ए था, है ना, पहले हमारे पास ए था और बी था, दोनों अलग अलग रखे थे। अब जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बना दिया, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में थी वो कम है, वो लेस होगी किससे, ए या बी से। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन होगी ना, तभी पॉजिटिव डेविएशन होगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन तभी होगी। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी, लेस कब होगी, जब वो दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लेस होगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वेपर प्रेशर आराम से अपना मोशन करके वेपर प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसीलिए लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाद में बनती है रिसोल्यूशन में वो कम है इनसे। ठीक है गाइस, इसी की तरह आप देख सकते हो इन दोनों पॉइंट को। देखो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड लेस देन है वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से, कि जो हमने रोल्स लॉ से देखो नेगेटिव के लिए क्या किया, नेगेटिव के लिए वेपर प्रेशर मतलब कम आ रहा है, मतलब जो हमने रोल्स लॉ से वेपर प्रेशर निकाला वो ज्यादा है जितना हमने एक्चुअल में देखा, जो एक्सपेरिमेंट से है, मतलब जो उसका रियल प्रेशर है वो कम है जो हमने रोल्स लॉ से देखा। सिंपल सी बात है, जैसे कि इसमें हमने किया था। ठीक है ना। अब देखो वेपर प्रेशर कम आया, वेपर प्रेशर कम आया मतलब देखो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए और ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी बी। क्यों, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतने वेपर्स मूव नहीं कर पाएंगे, उतने वेपर्स मूव नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं कर पाएंगे उतना। तो इसीलिए हमने लिखा कि प्रेशर अब इंक्रीज हो रहा है, सॉरी फोर्स अपनी इंक्रीज हो रही है। अब जब फोर्स अपनी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे, वेपर्स इतने मूव नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने लिखा वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो आपने दो पॉइंट देख लिए। उसका थर्ड पॉइंट देखो डेल्टा एस। देखो डेल्टा एस और डेल्टा जी तो मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस ग्रेटर ही होगा और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, डेल्टा एस ग्रेटर होगा। तो ये तो दोनों में ही है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तीनों में ही है। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं तो तीनों में ही सेम चीज लग रही है। बस हमको समझना यही चीज है, डेल्टा वी डेल्टा एच या डेल्टा वी डेल्टा एच उधर वाला। तो देखो पॉजिटिव डेरिवेशन में मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डेरिवेशन मतलब डेल्टा वी और डेल्टा एच पॉजिटिव। पहली बात तो सिंपल याद करने का तरीका ही है कि डेल्टा वी एंड डेल्टा एच पॉजिटिव होगा किसमें, पॉजिटिव डेरिवेशन में, है ना, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो आया क्यों, असल में अगर फील देना चाहूं तो क्यों आया। देखो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 मतलब फाइनल वॉल्यूम
ग्रेटर, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन है इनिशियल वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में ज्यादा थी, लेकिन अब जब ए बी मतलब स्लूट में सॉल्वेंट डाल दिया तो ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी करके डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो आ गया। उसी के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच भी अपना ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है ना, डेल्टा एच अपना ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो इसी तरह देखो इधर ये दो चीजें तो सेम है, इधर देखो डेल्टा वी अपना लेस देन जीरो आया, डेल्टा वी लेस देन जीरो आया। क्यों आया? क्योंकि अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, पहले फोर्स इतनी थी, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा वी अपना डिक्रीज हो रहा है। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे चीज क्लोज आ रही है वैसे वैसे एनर्जी रिलीज कर रही होगी, और वैसे वैसे एनर्जी जैसे देखो चीजें क्लोज आ रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना, एनर्जी रिलीज, जैसे जैसे कोई चीज देखो फोर्स ऑफ रिएक्शन जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे एनर्जी लो होती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब फोर्स ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन अच्छी हो रही है, मजबूत हो रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी कब डिक्रीज होगी? जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तभी डिक्रीज होगी। इसीलिए आया डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव कब होता था? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गाइस ये चीजें मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना, वैसे इतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी इन चीजों में, लेकिन तब भी मैं सोचता हूं कि रिवाइज करा दूं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब समझ आ गया, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन आराम से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन का बस माइंड में रखना है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर उसके बाद तो ये सब अपने आप ही कंक्लूड कर लोगे आप कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है ना। और डेल्टा एच और डेल्टा वी की बात रही तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव में नेगेटिव ही होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। इससे एग्जांपल देख लो, वाटर एंड मिथेनॉल, वाटर एंड मिथेनॉल आर एग्जांपल ऑफ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि देखो वाटर में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी पहले, वो हाइड्रोजन वाटर में पता है ना आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। लेकिन जब अब इन दोनों को मिला दिया तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है थोड़ी कम होगी, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन जब हमने इसमें ये चीज मिक्स कर दिया तो इसकी जो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो ब्रेक हो गई, और इसके साथ क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनानी थी तो इस करके इसमें जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब ए बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेस आई जो ए में है या बी बी में है, क्योंकि ए में जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन अब क्या हुआ ए बी में क्या हुआ, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, तो इसी करके चीजें डिक्रीज हुई, ठीक है ना गाइस। तो देखो इसी तरह इसकी एग्जांपल देखो, वाटर एंड एसिटिक एसिड, वाह वाह वाह। देखो वाटर जब पानी एसिडिक एसिड से रिएक्ट, पानी वाटर हो एसिडिक एसिड हो, तो इन दोनों में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब देखो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जिसको हम हाइड्रोजन चैप्टर में भी एक बार देखेंगे। वैसे आपको पता होगा कि वाटर जब इथोनिक एसिड के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो इन दोनों में अब इंक्रीज हो जाएगी, जितनी वाटर में थी, जितनी वाटर में अकेले थी, अब जब ये दोनों आपस में आएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको चारों पॉइंट समझ आ गए। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल। देखो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ कैसा होगा, देखो ये रोल्स लॉ का अपना ग्राफ था। बस पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता था। तो बस क्या होगा गाइस, देखो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, जो डॉटेड लाइन एक ए रही है ना, एक ए रही, ये तो इसी की देखो ए वाली लाइन ए के लिए बनाई थी, तो ए वाली लाइन ए के लिए है ना, और ए लाइन बी के लिए बनाई थी, ए वाली लाइन तो बी के लिए बनाई, और टोटल के लिए हमने ए लाइन बनाई थी जो ये थी,
ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, जो अपना लोअर फ्लो जो हमने लाइंस बनाई थी लोअर फ्लो के अकॉर्डिंग थी, लेकिन रियल में वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर जो हमने आइडियली देखा था उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। इसलिए बस हमने उसके ऐसे ऊपर से बनाया कि जो अपने टोटल वेपर प्रेशर की हमने लाइन लिखी है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय लोअर फ्लो। लोअर फ्लो ने मेजर क्या किया था वेपर प्रेशर इस लाइन के अकॉर्डिंग, ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करती थी टोटल वेपर प्रेशर, लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ उससे ज्यादा हुआ, तो बस हमने वही लिखा है। तो उसी के रिस्पेक्ट में गाइस इसके लिए भी लिखा है कि देखो हमने एक ए वाला ए था तो ए के ऊपर हमने ऐसा कर दिया कि ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा था और बी के इधर भी हमने कर दिया कि बी का प्रेशर भी ज्यादा था। तो हमने दोनों में बस ऊपर मतलब ऊपर एक कर्व बना दी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज है, मतलब जितना हमने देखा था उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली वैसे इसमें भी देखो टोटल प्रेशर हमने ऐसा लिखा, इस लाइन से रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर जो है लेस आ रहा है, जितना हमने लोअर फ्लो से निकाला था, जितना हमने लोअर फ्लो से निकाला था उससे लेस आ रहा है। और वैसे ही दोनों ए और बी में भी हमने बना दिया। तो बस सिंपल सी ग्राफ थे, लेकिन देखने में बस ग्राफ तो लगता था कुछ नहीं, ठीक है ना। एक बार इधर आपने समझ लिया फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया हो, ठीक है ना। तो इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और इस अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं पूरी एनर्जी में। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से हम सब कुछ कर लेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है एजोट्रोपिक मिक्सचर। गाइस एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, देखो मैंने क्या लिखा है, द मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बॉयल एट सेम टेम्परेचर। गाइस वो मिक्सचर जिसमें जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो सब सेम टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं। गाइस जैसे देखो एक एग्जांपल समझते हैं, बच्चों को क्लियर नहीं होती है चीज। देखो जैसे मान लो आपके पास मिक्सचर है ना, आपके पास ए बी का मिक्सचर है, मान लो ए बी का एक मिक्सचर है आपके पास, ठीक है ना। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। तो देखो आपके पास ए बी का मिक्सचर है, ठीक है ना, लिक्विड है। तो देखो ए बी का मिक्सचर है, जब आपने इसको अब गर्म किया, अब इसको आपने गर्म किया कि मैं चलो इसको उबालता हूं, ठीक है ना, बॉयल करने का मतलब उबालना ना, तो उबालता हूं। तो जब आपने इसको गर्म किया और बॉयल होने लगा, तो तब भी क्या हुआ, ए बी गैस, ए बी लिक्विड था तो ए बी गैस बन गया। देखो अब इससे क्या मतलब, इसी को बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब क्या गाइस, देखो मिक्सचर में किस किस के कंपोनेंट थे, ए भी था बी भी था, ठीक है। जब हमने उसको बॉयल किया तो दोनों एक साथ बॉयल हुए, दोनों एक साथ बॉयल हुए, मतलब वो अलग नहीं हुए दोनों आपस में। कि मतलब जैसे देखो ए बी जो मिक्सचर था ए बी से बना था। गाइस आराम से देखो, बहुत सिंपल चीज है। मिक्सचर जो था ए और बी से बना था, है ना, मिक्सचर अपना ए और बी से बना था। तो जब गाइस नॉर्मली हम देखते हैं, नॉर्मली क्या, अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम बॉयल कर किसी सब्सटेंस को बॉयल करते हैं तो देखो ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ए का जैसे मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 150 डिग्री सेल्सियस है, बी का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल से चलते हैं। तो देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे तो बी तो बॉयल होने लग जाएगा, बी बॉयल होने लग जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए अभी बॉयल नहीं होगा, ए तब बॉयल होगा जब 150 पे क्रॉस करेंगे। तो बी पहले ही बॉयल हो जाएगा, ए बाद में होगा। तो लेकिन एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर में ए और बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। कि मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज जब कर रहे हैं, बॉयल उसको करने लगेंगे, तो ए बी का जो मिक्सचर है जो लिक्विड में है, जब उसको बॉयल करेंगे तो एक साथ ही वो गैस में कन्वर्ट होंगे। मतलब ए और बी अलग अलग नहीं होंगे। सिंपल सी बात ए है। गाइस समझ आ गया, बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बॉयल एट सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे ही हर एक मिक्सचर बॉयल होगा, हर एक कंपोनेंट उसका बॉयल होगा। तो इस करके वो हमेशा साथ में ही रहेंगे। ए बी लिक्विड में था तो ए और बी अलग नहीं होंगे, ए बी साथ में ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप गाइस क्लियर हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है।
तो देखो गाइस इसकी अब दो टाइप्स है। देखो एक टाइप है मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, ठीक है ना, दूसरी है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। तो गाइस देखो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स का मतलब देखो मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम। तो देखो पहले इसकी और देखो चीज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बताते हैं। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप मतलब द सॉल्यूशन व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड फ्लो, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्ड फ्लो से, उनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। अब इसको याद कैसे रखे भैया, देखो आराम से देखो। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो गई, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी है ना, फोर्स किसी चीज में कम होगी तो आराम से बॉइल हो जाएगा, उसमें बॉइलिंग आराम से हो जाएगी। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी है ना, फोर्स लूज है, और आराम से बॉइल हो जाएगा, तो इसीलिए देखो। और क्या मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम और ठीक है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कम होती थी, पॉजिटिव डेविएशन वाली चीज, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में प्रेशर इंक्रीज होता था, प्रेशर ज्यादा होता था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती थी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट लो कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो किस में होगी, पॉजिटिव डेविएशन वाले में, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक तो ये तरीका ऐसे याद रख सकते हो, या तो ऐसे याद रख सकते हो कि मिनिमम के लिए जस्ट ऑपोजिट पॉजिटिव, मिनिमम के लिए जैसे मिनिमम हम नेगेटिव मानते हैं, तो मिनिमम से मतलब हमें फील आता है ना कि नेगेटिव में चीज है, तो मिनिमम के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, तो मिनिमम से पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। पहला मेथड ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होते आती है, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग है तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होता है, जब फोर्स बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है जब पॉजिटिव डेविएशन होती है। तो यही चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे हो जाता है, तो ऐसे मजा आता है। वैसे नहीं तो आप सिंपल वैसे भी याद रख सकते हो कि मिनिमम का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। लेकिन पहला ज्यादा अच्छा है क्योंकि उससे आपके अगर एमसीक्यू आया तो वो भी हो जाएगा। उसी की तरह गाइस सेम देखो मैक्सिमम बॉइलिंग है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, तो वो कब होगा, द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड फ्लो, वो क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग है तो मैक्सिमम मतलब उसमें बॉइलिंग देखो नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव डेविएशन में देखा था ना हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो उसको उबालने में टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, उसको उबालने के लिए हमें और थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए आप उस तरह से कंसेप्चुअल लेवल फील ले भी सकते हो। वैसे नहीं तो मैक्सिमम का उल्टा नेगेटिव, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी याद करो। लेकिन फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया वो कंसेप्चुअल लेवल पे है, एक फील वाला मेथड है कि इनका नाम क्यों दिया गया है, ठीक है गाइस। आई होप क्लियर हो, बहुत छोटी सी चीज थी ये, ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो बताना जरूरी था। तो देखो गाइस नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो इसको करना गाइस बहुत जरूरी है। आई होप आपको मोलैरिटी अब सब कुछ आता है निकालना, ठीक है ना। अगर नहीं आता, आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, जाके एक बार लेक्चर देख लो। मोर कंसेप्ट में पहले ही जब हमने अपने कोर्स की शुरुआत की थी तभी वो लेक्चर लिए थे, तो उसका मैं आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, उसको जाके देख लो। उसके बाद इधर आओ तो मोलैरिटी वगैरह बहुत ईजी है चीजें गाइस, एक बार देख लोगे वीडियो सारा क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने देखी हुई तो चलो देखो गाइस, पहली बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कहां से भैया ये कौन सा वर्ड आ गया। देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ओ प्रॉपर्टीज जो डिपेंड होती है नंबर पे। एग्जैक्टली लिखे तो गाइस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है ना। देखो क्या होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी गाइस, क्या होती है, ओ प्रॉपर्टीज जो सिर्फ डिपेंड हो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कि सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड हो, नॉट ऑन नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड ना करे, बस नंबर पे डिपेंड करे कि नंबर जितना नंबर पे डिपेंड करे कि मतलब एक है, मतलब एक नंबर, मतलब उसका अमाउंट अगर 1 मोल है तो उस पर डिपेंड करे, 2 मोल पे डिपेंड करे, 3 मोल पे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे कि नेचर क्या है उसका,
कि मतलब किस फोर्स में इंटरेक्शन कैसी है उसमें, ये सब पे डिपेंड ना करे, बस नंबर पे डिपेंड, जो प्रॉपर्टीज नंबर पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है कि मतलब जितना मतलब जो प्रॉपर्टीज नंबर्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर नंबर ज्यादा हुआ तो प्रॉपर्टी में चेंज वेरिएशन आ सकती है, वो वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझेगा इसे? मतलब वो प्रॉपर्टी, जैसे देखो डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी नंबर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? जाइए देखो, जाइए हम एक पूरा अपना व्हाइट बोर्ड है, पूरा व्हाइट बोर्ड है, इसके जो इतने पीस की जो डेंसिटी होगी वो भी सेम होगी और पूरे व्हाइट बोर्ड की डेंसिटी भी सेम होगी। तो डेंसिटी नंबर पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी नंबर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। गाइस क्लियर है? ठीक है, पहली बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझ आया। तो वो चीज होती है। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गाइस अपने सिलेबस में चार हैं, बहुत ही बम्पर हैं, चारों को आपने बहुत अच्छी तरह करना है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको मैं आपको करा चुका हूं। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पीए नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीए नॉट बराबर हो एक्स बी के। ठीक है ना? तो ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी है ना, बहुत आराम से हमने ये चीज क्लियर कर ली है। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का तो कंसेप्ट क्लियर है ना। अब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बता दिया था कि लोअरिंग कहां से आया, रिलेटिव वर्ड कहां से आया, सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है ना? तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला भी करा चुका हूं। गाइस सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का राइज होना भी गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पे। तो एलिवेशन का मतलब इंक्रीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि डेल्टा टीवी देखो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम क्या होता है गाइस? स्मॉल एम क्या होता था? मोलैलिटी। स्मॉल एम क्या होता था? मोलैलिटी, याद रखना। ठीक है ना? स्मॉल एम क्या होता था? मोलैलिटी। ठीक है ना? मोलैलिटी है, इसको याद रखना। मोलैलिटी निकालना आता है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गाइस याद है ना मोलैलिटी? नहीं तो देख लेना, आई बटन पे लिंक शो हो गया होगा आपको पहले। तो आपकी डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको हमने नाम दिया केबी। ठीक है, केबी नाम दिया। केबी क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसके नाम बस ऐसे दिया हुआ है ना। तो ये डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। मोलैलिटी देखा ना आपने? मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतने मोल्स ज्यादा होंगे। तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है ना? तो इसी से आया कि कोलिगेटिव, ये जो अपनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। तो आई होप है आपको चीज समझ आ गई हो। ठीक है? अच्छा डेल्टा टीवी देखो गाइस कैसे लिखते हैं। डेल्टा टीवी का मतलब क्या? डेल्टा टीवी का मतलब क्या? टीबी माइनस टीबी नोट। देखो डेल्टा टीबी का मतलब होता है, डेल्टा टीबी का मतलब होता है टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी नोट का मतलब क्या? जब प्योर, सिर्फ प्योर प्रेजेंट नोट का बताया था ना मैं, पीए नोट जैसे हमने किया था, तो उसी तरह टीबी नोट मतलब जब प्योर जब मतलब अकेला हो, जब प्योर फॉर्म में रखा हो, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका। टीबी क्या है? जब सॉल्यूशन बन गया हो, तो टीबी माइनस टीबी नोट अपना डेल्टा टीबी होता है। आई होप गाइस क्लियर हो। ठीक है ना ये चीज? तो ये अपना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टाइप है। ठीक है ना गाइस? इसमें केबी का देखो एक फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे यूज भी नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो हमें करना पड़ेगा। कि एलिवेशन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला दिया है, आर टीबी नोट द स्क्वायर, आर टीबी नोट द स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एल। एल क्या है गाइस? लेटेंट हीट। एल क्या है? एल क्या है अपना? लेटेंट हीट। ठीक है ना? लेटेंट हीट क्या होता था गाइस? मैंने आपको बताया हुआ है एक बार।
ठीक है ना। बहुत स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने काफी बच्चों ने अगर लेक्चर कंटिन्यूस देखे हैं मेरे, तो मैंने देखो थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि लेटेंट हीट क्या होता है गाइस, वो हीट जो फेज चेंज करने में मदद करे, वो हीट जो फेज चेंज करने के टाइम यूज हो, मतलब लिक्विड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तब जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो गाइस अपना है केबी का फॉर्मूला RTB नॉट द स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 L, ठीक है ना। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो आई होप गाइस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि राइज इन जो टेंपरेचर में जो राइज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल में, जैसा हमने देखा, ठीक है गाइस, क्लियर है। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो गाइस उसको हम देखो, एलिवेशन में टीबी लगाया था बॉइलिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग में डेल्टा टीएफ लगाया, तो डेल्टा टीएफ बराबर है, इधर केबी था तो इधर अब केएफ आ जाएगा, ठीक है, केएफएम। तो मोलारिटी तो रहेगा, ठीक है, मोलारिटी रहेगा। तो केएफ को गाइस बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी की तरह जैसे केबी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, केएफ के लिए क्या होगा, RTF नोट द स्क्वायर, देखो इधर टीबी था तो इधर TF नोट द स्क्वायर आएगा, RTF नोट द स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 L। आई होप गाइस क्लियर है ये चीजें, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है गाइस। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या, देखो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या, देखो टीएफ नोट माइनस टीएफ। देखो हमने इधर देखो डेल्टा टीबी में क्या लिखा था, टीबी माइनस टीबी नोट, और इधर हमने टीएफ नोट माइनस टीबी लिखा है। इधर नोट बाद में लेके आए, इधर नोट पहले लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि देखो डेल्टा टीबी हमने जो डेल्टा वाली चीज है हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब बाद में जो टेम्परेचर है, बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। बार बार एलिवेशन का मतलब ये होना है इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी ज्यादा होगा टीबी नोट से, तो टीबी माइनस टीबी नोट, तब करके डेल्टा टीबी अपना पॉजिटिव आ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, मतलब पहले जो था उससे फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो गया, इसीलिए टीएफ नोट ज्यादा होगा टीएफ से, इसलिए हमने लिखा टीएफ नोट माइनस टीएफ, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो इसलिए हमें डेल्टा पॉजिटिव रखना था, इस करके हमने ऐसे किया, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो आई होप क्लियर है चीजें, ठीक है ना। बहुत हमने सिस्टमैटिक तौर पे देखा। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिलेबस की, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर गाइस पाई से रिलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एमआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट गाइस। एम इधर क्या है, मोलैरिटी, याद रखना भाई साहब, ये बहुत गलती होती है, बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। ओस्मोटिक प्रेशर में एक सिर्फ ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी। बाकी हमने किसमें क्या यूज की, मोलैलिटी यूज की हमने दोनों में मोलैलिटी यूज की, लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया, मोलैरिटी। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, इसमें मोलैरिटी है। और ओस्मोटिक प्रेशर को गाइस हम लोग एचओजी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, एचओजी। ये आपको अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम फ्लूइड स्टैटिक इसमें करेंगे, लेकिन आपको एचओजी वैसे देखा तो होगा आपने, आपका एग्जाम आने वाला तो आपको पता तो होगा कि प्रेशर को एचओजी से भी रिलेट करते हैं, तो उसको वैसे भी लिखा है। आपके काम का वैसे यही है, लेकिन मैंने एक टाइप और लिख दिया कि अगर एडवांस लेवल का भी हो, ठीक है ना। तो देखो अब गाइस ओस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ना थोड़ा ओस्मोसिस देख लेते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि कैलकुलेशन के वे में इतना ही काम है, लेकिन ओस्मोसिस क्या होता है गाइस। देखो ओस्मोसिस, देखो एक प्रोसेस होता है, देखो क्या होता है, नेट फ्लो। देखो ओस्मोसिस की डेफिनेशन देखो, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। मतलब गाइस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना कहां से, फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। गाइस इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो बहुत प्यारी सी एग्जांपल है, देखो इसके बाद अपना कुछ खास रह नहीं गया, सब बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो आपने एग देखा होगा ना, अंडा देखा होगा, तो अंडा देखो गाइस, अंडे को देखो, पहले आप क्या करो, अंडे को पहले उसमें डिल्यूट HCl डाल, अंडे का जो पहले जाओ मार्केट में जाओ, 2 अंडे लेके आओ, मार्केट में जाओ 2 अंडे लेके आओ, 2 अंडे में थोड़ा डिल्यूट HCl लगाओ, है ना, डिल्यूट HCl, ठीक है, डिल्यूट HCl लगाओ, ठीक है, डिल्यूट HCl से उसका छिलका निकाल दो, उसका
छिलका निकाल दो। उसका जब आप छिलका निकाल दोगे है ना, dilute HCl क्या करेगा, उसके जो ऊपर अंडे का जो छिलका है ना, व्हाइट व्हाइट लेयर सी लगी होती है व्हाइट व्हाइट, उसको निकाल दो, छिलका निकल जाएगा, dilute HCl। दोनों एग में से हमने छिलका निकाल दिया। अब देखो आप क्या करो, देखो अब क्या करो, एक आपके पास सोल्यूशन ऐसा है ना, एक आपके पास सोल्यूशन ऐसा है मान लो, ठीक है ना, एक सोल्यूशन है मान लो आपके पास क्या है, एक में पानी है, ठीक है ना, एक में पानी है, एक में क्या है, एक में पानी प्लस नमक है ना, पानी प्लस नमक है, मतलब नमक वाला पानी है, एक dilute मतलब इसकी एक dilute है, एक मतलब पानी नमक वाला है, NaCl वाला है। तो अब देखो गाइज, अगर जब आप अब देखो क्या होगा, देखो ओस्मोसिस को मैं फील दे के बताना चाहता हूं कि आपको मजा आए। देखो अंडे का हमने छिलका निकाल दिया था HCl से। अब देखो एक अंडे को डाल दो इसमें, एक अंडे को डाल दिया हमने इसमें, एक अंडे को डाल दो इसमें, ठीक है, 2 अंडे डाल दिए। तो अब देखो गाइस, उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, करके देखना, कभी एक बीकर लेके आना, वैसे इतना कहाँ आपके पास टाइम है अभी, कभी जब एग्जाम क्रैक हो जाए ना उसके बाद देखना, बीकर लेके आना दो, और एक में वाटर रखना, एक में वाटर प्लस NaCl रखना, मतलब नमक काला पानी, दोनों में अंडे डाल देना, छिलका उतार के HCl से निकाल के, है ना। उसके बाद आप देखोगे ना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो ए जिसमें ए वाला अंडा, ए वाला जो अंडा है, ए क्या करेगा, देखो इसमें क्या था, कंसंट्रेटेड था, इसमें क्या था, तो ए अंडा गाइस क्या होगा, ए अंडा सूजने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, इसकी मोटा होने लग जाएगा अंडा। देखना एक टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ टाइम बाद ए अंडा मोटा होने लग जाएगा, इसका रीजन बताता हूं। और कुछ टाइम बाद ए वाला अंडा क्या होगा, छोटा होने लग जाएगा और श्रिंक होने लग जाएगा। ए क्या होगा, स्वेल होने लग जाएगा, ए स्वेल होने लग जाएगा, ए श्रिंक होने लग जाएगा। देखना गाइस, बहुत मजा आएगा। जब भी पानी में डालोगे ना, एक अंडा सूजने लग जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी, और जब नमक वाले पानी में डालोगे तो ऐसे सुख जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, श्रिंक सा हो जाएगा। इसका रीजन समझो, इसमें ओस्मोसिस लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ओस्मोसिस लग रहा है। क्या हो रहा है गाइस, देखो वाटर जब हमने पानी में डाला था, तो देखो अंडे के अंदर भी पानी होता है, अंडे के अंदर पानी होता है ना, लिक्विड होता है अंडे को तोड़ोगे तो अंडे के अंदर भी पानी होता है, और उसके अंदर देखोगे कंसंट्रेटेड होता है ना, जो पानी होता है कंसंट्रेशन होती है उसमें ना, पानी सिर्फ पानी तो होता है, इसमें येलो मटेरियल भी होता है जो कि कंसंट्रेटेड होता है, काफी डार्क होता है ना काफी। तो गाइस, जब आप देखो, आपने अंडे को जब पानी में डाला, छिलका उतार के, ठीक है, जब पानी में डाला तब क्या हुआ, तो अब देखो जो उसका जो व्हाइट सी लेयर है ना, जो छिलका उतारने के बाद जब व्हाइट सी लेयर एक और आती है, पतली पतली सी सॉफ्ट सी, ठीक है ना, वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। गाइस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ओ मेम्ब्रेन है ना, ओ चीज जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे, सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने ना दे, ठीक है। ओ चीज, ओ मेम्ब्रेन जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे, अपने अंदर से सोल्यूट मॉलिक्यूल को ना करें। गाइस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना असल में क्या होती है, एक मैक्रोस्कोपिक में एक जाल सा होता है। सेमी परमेबल अंडे की जो लेयर होती है ना, अंडे की जो सॉफ्ट सी लेयर होती है, व्हाइट सी, उसको जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, मैक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से, तो उसमें दिखेगा ना एक जाल की तरह होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो गाइस, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो बस उस होल से बस सोलवेंट मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल नहीं निकल पाते, तो वही होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। गाइस, पहली बात एक क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो, अंडे की जो सॉफ्ट सी लेयर होती है, वो उधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो देखो क्या होता है, जो जब हमने इसको रखा तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो इसकी कंसंट्रेशन हाई है, जो अंडे के अंदर लिक्विड होता है, अंडे के अंदर पानी, अंडे के अंदर वाटर है, और उसमें जो येलो पार्ट है, ठीक है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो बाहर पानी है। तो क्या होता है, ओस्मोसिस के करके क्या होता है, देखो सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव करने लग जाते हैं, कहां से, डिल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। तो डिल्यूट देखो, अब डिल्यूट देखो, बाहर पानी है, अंदर अंडे के अंदर क्या है, अंडे के अंदर क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड पानी है ना, बाहर डिल्यूट पानी है, अंदर कंसंट्रेटेड पानी है।
तो सोलवेंट मॉलिक्यूल अब कहां से कहां मूव करेंगे, कंसंट्रेटेड टू डिल्यूट टू कंसंट्रेटेड, डिल्यूट से कंसंट्रेटेड में मूव करेंगे। मतलब जो बीकर में पानी है वो अंडे के अंदर जाने लगेगा, जो अंडे की सॉफ्ट सी लेयर है उसके छेद के कारण, उसके छेदों से जो पानी है अपना वाटर है इस अंडे के अंदर जाने लग जाएगा, जिस करके अंडा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और अंडा में थोड़ा ज्यादा साइज का दिखता है। गाइस वेरी बहुत अच्छी प्यारी एग्जांपल है। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरी एग्जांपल देखो, दूसरा अंडे में भाई क्या अपराध हो गया कि वो सुखड़ गया। तो देखो वाटर प्लस NaCl, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कर दिया, NaCl डाल दिया, उस सॉल्यूशन को नमक वाला पानी बना दिया, कंसंट्रेटेड बना दिया। तो देखो क्या हुआ, अब उल्टा हो जाएगा। देखो अब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अंदर कम हो गई। अब क्या होगा, अब अंडे से पानी निकल के बाहर आएगा, अंडे से पानी निकल के बीकर में आएगा। इस करके अंडे से पानी निकल रहा है तो इस करके वो श्रिंक हो जाता है, इस करके वो श्रिंक हो जाता है। आई होप आपको एक ऑस्मोसिस का बहुत प्यारा फील आया हो। मैं चाहता तो बस डेफिनेशन से बता सकता था, जो कि बताया भी जाता है ज्यादा अगर आप देखोगे लेक्चर्स किसी भी टीचर के, लेकिन मैं चाहता तो प्यार आए, मजा आए कि ओस्मोसिस में। तो देखो अंडा हमने देख लिया, 2 अंडे हमने लेके आएंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो आई होप आपको ओस्मोसिस समझ आ गया। सेमी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आपको समझ आ गया कि एक बस मैक्रोस्कोपिक जाल सा होता है जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो बस सोलवेंट मॉलिक्यूल को जान पास आउट करने की परमिशन देते हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं देते। गाइस क्लियर है? सो गाइस ये क्या क्यों होता है, क्योंकि सोलवेंट मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट मॉलिक्यूल। सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा ज्यादा होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का कम होता है। ठीक है ना, इस करके आराम से सोलवेंट मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, सोल्यूट नहीं निकल पाते। तो गाइस समझ गए? ठीक है ना। तो अंडे का जो सॉफ्ट सा पार्ट है, व्हाइट सा जो होता है, कोटिंग सी होती है व्हाइट सी ना, सॉफ्ट सा पार्ट व्हाइट अंडे का, एक तो अंडे का वो पार्ट होता है जो सोलिड सा होता है, जो छिलका सा होता है उसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद जो सॉफ्ट का पार्ट जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है ना गाइस, आई होप क्लियर हो गया हो। अब देखो इतनी कहानी सुनाने का मतलब यही था कि थोड़ा मजा आए। ठीक है ना, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट की आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। गाइस अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो एक आपके पास सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन आपके पास 2 है, एक सॉल्यूशन आपके पास 1 है, एक सॉल्यूशन आपके पास 2 है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जब एक का दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो हम दोनों सॉल्यूशन को क्या देते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन ए रहा, एक सॉल्यूशन को हमने नाम दिया 1, एक सॉल्यूशन को नाम दिया 2। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन अपने पास ए रहा, एक सॉल्यूशन अपने पास ए रहा, A1 था A2 था। तो गाइस जब इन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तब उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम है ना, आइसो से मतलब निकाल सकते हो सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। गाइस समझ गए? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब देखो पाई ए मान लो ऑस्मोटिक पाई से रिलेट कर रहे हैं इसको, पाई1 ग्रेटर है पाई2 है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पहले का दूसरे से ज्यादा हो, अगर पहले सॉल्यूशन का दूसरे से सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो सॉल्यूशन 1 को कहते हैं गाइस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 को क्या कहेंगे फिर? हाइपरटोनिक। जैसे हम बोलते हैं ना हाइपर वर्ड, या तू तो बहुत हाइपर हो रहा है। ठीक है ना, मतलब तू ज्यादा ही कर रहा है कुछ, तो ज्यादा कर रहा है हम कहते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं ऐसे जब हम फील लेके बोलते हैं। तो सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब पाई1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो मतलब हाइपर है, तो 1 का ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है ना, हाइपर वाला जिसका ज्यादा है भाई, ठीक है ना, हाइपोटोनिक जिसका कम है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 3 आपकी डेफिनेशन सी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। गाइस आइसोटोनिक्स आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, कभी कभी सीधा वर्ड दे दिया जाता है तो आपको इक्वेट करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो आइसोटोनिक की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट चीज देखो, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब गाइस जो नॉर्मल ना हो, सीधी सी बात, जो अब नॉर्मल है ए गाइस। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जो नॉर्मली हमने देखी थी उससे कुछ अलग आ रही है चीजें। वो क्यों आ रही है उसका कारण देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखी थी पहले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने जो देखी थी वो ऐसे थी। अब गाइस ऐसा कुछ होता है कि जिस करके जो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन फॉर्मूले से आ रही है एक्चुअल में उससे कुछ अलग वैल्यूज आती हैं। वो क्यों कब आएंगी,
जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती है। आपको पता भी है ना, देखो हमने क्या कहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो देखो जब डिसोसिएशन होगी, मान लो डिसोसिएशन हो रही है, देखो जैसे डिसोसिएशन होगी तो मान लो जैसे A2 है ना, A2 से आपके पास 2A बना। तो देखो पहले तो आपके पास एक मॉलिक्यूल था, पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल था, अब देखो डिसोसिएट हो गया, A2 डिसोसिएट हो गया तो आपके पास दो मॉलिक्यूल बन गए। तो देखो जब डिसोसिएशन हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं ना जब डिसोसिएशन हो रही है। तो जब डिसोसिएशन हो रही है नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब चेंज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज होगी ना, इसीलिए हमने कहा अब नॉर्मल कोलिगेटिव मतलब नॉर्मल से अलग आ रही है। इसी तरह एसोसिएशन में देखो, जब इसका मान लो उल्टा देख लो, देखो उल्टा मान लो कि देखो 2A से A2 बना, पहले दो अपने पास मॉलिक्यूल थे, अब एक ही रह गया, तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए, तब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इसी करके हम लिखा अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखना जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रही हो तो उसमें फॉर्मूले चेंज होते हैं, उसको बताता हूं कैसे होते हैं। देखो गाइस इसमें एक टर्म आती है आई, ठीक है ना, आई से रिलेट करते हैं जिसको बोलते हैं वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या, जो बिना एसोसिएशन डिसोसिएशन के था। जैसे देखो, जैसे मान लो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन है तो 2H। तो देखो नॉर्मल मोलर, देखो हमने क्या किया, डिसोसिएट किया, हमने क्या किया, डिसोसिएशन की, है ना, डिसोसिएशन की। तो इसका नॉर्मल मोलर मास कितना था, 2। नॉर्मल मोलर मास कितना था, 2, ठीक है ना, नॉर्मल मोलर मास 2 था। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आया, 1। इसका जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा भाई ये तो H2 की फॉर्म में है ही नहीं, है तो हाइड्रोजन की फॉर्म में है, तो उसका मोलर मास कितना होगा, 1, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मोलर मास तो 1 होगा ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 होगा। तो नॉर्मल मोलर मास कितना, 2, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना था, 1। तो इसी से हम क्या, इसीलिए मैंने बता दिया कि मतलब कोशिश कर रहा था कि नॉर्मल मोलर मास कैसे लिखते हैं और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैसे लिखते हैं। उसी की तरह अगर आप उल्टा देख लो, उसी की तरह आप उल्टा देख लो, तो देखो अब देखो ऐसे अगर एसोसिएशन हो रही है तब देखो अब आपका नॉर्मल मोलर मास कितना था, 1। नॉर्मल मोलर मास 1 था और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है, देखा भाई हमने कि ये तो एसोसिएशन हो रही थी, हाइड्रोजन था ही नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमने ऑब्जर्व किया तो आया 2, ठीक है ना, 1/2, तो एसोसिएशन हो रही। तो गाइस आपको बस बताना चाह रहा था कि टर्म कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो चीजें डिपेंड, जैसे आप नंबर ऑफ मोल लिख सकते हो, नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ मोल, कि मतलब ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नॉर्मल मोल, है ना, ऑब्जर्व्ड मोल डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है ना, उसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे इसकी बात करें तो देखो जाइए आप मास की फॉर्म में लिखो, जैसे मास की फॉर्म में लिख रहे तो क्या होता, एसोसिएशन हो रही थी, देखो एसोसिएशन हो रही तो क्या लिखा था हमने मास के फॉर्म में, देखो नॉर्मल मोलर मास क्या था, 1 था एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास 2 था। ऑब्जर्व्ड मोलर मास 2 था तो 1/2 आया था, 0.5 आया था अपना आई। अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखें, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में, तो देखो इसके 2 मोल थे, इसके 2 मोल थे, देखो अपने पास थे कितने, 2 मोल, देखो 2 मोल थे, इधर 1 मोल है, इधर अपने पास 1 मोल है ना, इधर 1 ही मोल है तो 2 मोल है। तो देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने एसोसिएशन हुई थी तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि एसोसिएशन हुई है, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 1 मोल है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब गाइस जो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, तो 1 मोल है, तो 1 ऊपर, है ना, 1 ऊपर एंड नॉर्मली क्या था, 2 थे। नॉर्मली कितने मोल थे उसके, 2, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया तो देखा 1 ही मोल था। तो देखो तो हम क्या करेंगे, 1/2। तो जब आप ऐसे देख लो, जब ऐसे देख लो, चीज सेम ही आएगी, ठीक है। बताने की जरूरत थी बस कि कैसे हम चीजें निकाल रहे हैं। तो गाइस जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करके एक चीज आई है, इस चीज को याद रखना, और इसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले चेंज हो जा रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो याद रखना क्वेश्चन में कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन वर्ड का यूज तो नहीं किया है, जब यूज किया होगा तो ये फॉर्मूले ना यूज करना, तब इनको यूज करना है। अब देखो फॉर्मूले क्या चेंज हुए हैं। पहला फॉर्मूला जो था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का, तो देखो PA0 माइनस PS डिवाइड, जैसे देखो S की जगह मैं S लिखा है मैंने इधर, तो आप T भी लिख सकते हो, है ना, हमने T यूज किया था ना हमेशा ही।
तो P A0 माइनस PT बाई PT, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म जो आपको लिखाई थी पहले शॉर्ट फॉर्म लिखाई थी वही मैंने यूज की है, तो शॉर्ट फॉर्म से आप याद रखना P A0 माइनस PT बाई PT बराबर है I लगा देना, बस I से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। I से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी फॉर्म अब ऐसे कन्वर्ट हो गई है जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी, तब आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर से, ठीक है ना। और देखो जैसे एलिवेशन वाली की भी क्या होगी, उसको भी I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह ए फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी I से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी तरह ए फॉर्मूले में भी आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखना जब एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रही है तो I से मल्टीप्लाई करना ना भूलना, सिर्फ ऐसे ही ना कर देना जैसे ये है वैसे ही ना कर देना, फिर आपको I से मल्टीप्लाई भी करना होगा, पहले I आपको निकालना होगा फिर उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, जिसको क्वेश्चन के जरिए भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है। तो अब गाइस लास्ट में देख लो हेनरीज लॉ, हेनरी भाई साहब आए थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, ये किसके लिए गाइस, पहली बात तो ये बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ में फर्क क्या है। रोल्स लॉ जो था हम सॉल्यूशन के लिए लगाए थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बात कर रहे थे, रोल्स लॉ में हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बात कर रहे थे। इधर हम बात करते हैं हेनरी लॉ ने बताया था सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, कि गैस की सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी क्या होगी। जैसे गाइस कैंपा कोला की बोतल, कोक की बोतल होती है, जब कोक की बोतल को आप खोलते हो तो देखते हो गैस निकलती है उसमें, ऐसे आती है ना आवाज, ऐसे आवाज आती है और उसमें गैस बाहर निकलती है गाइस उस टाइम। तो सॉल्वेंट में कैंपा कोला सॉल्वेंट में गैस मिलाई होती है, तो उसकी सोलिबिलिटी पे उसने बात की थी कि कितना अमाउंट ऑफ गैस सोल्यूबल होगी सॉल्वेंट में, उसके बारे में हमें बताया था हेनरी लॉ ने। रोल्स लॉ ने क्या बताया था, रोल्स लॉ ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बात की थी, लेकिन हेनरी लॉ ने क्या बताया था, उसी के कारण से जो कोक बनी है उसी के लॉ को फॉलो करके बनी है कि सॉल्वेंट में जो कोक थी अपनी उसमें गैस मिलाई होती है, जब आप ढक्कन खोलते हो तो शी आ जाती है, गैस निकलती है बाहर, तो वही वे है गाइस। तो उसी के उसमें हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ कब लगता है, जब फॉर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। गाइस ठीक है, क्लियर हुआ कि फर्क क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो देखो हेनरी लॉ ने क्या बोला था, देखो मास ऑफ, उसमें हेनरी लॉ ने बोला था मास ऑफ गैस, देखो एम वी लिख सकते हो इधर आप, एम स्मॉल वी, देखो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना ज्यादा हम प्रेशर, देखो गैस को हमने, कोई गैस है, गैस को हमने किसी सॉल्वेंट में उसको सोल्यूबल कराना है, उसको सोल्यूबल कराना है ना, गैस को किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल कराना है। जैसे कोक की बोतल में हमने कुछ गैस सोल्यूबल करानी है कि कोक मतलब खराब ना हो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले, तो उसको हम उस गैस जितना ज्यादा हम प्रेशर, देखो जब कोक की बोतल बनती है ना, जब कोक की बोतल बनती है तो हाई प्रेशर में उसको बनाया जाता है, हाई प्रेशर में उसके ढक्कन को बंद करा जाता है, तभी करके जब हम प्रेशर ढक्कन खोलते हैं तो उसका प्रेशर अचानक ही हाई से लो होता है, इसी करके हमें शी आवाज आती है, समझेगा। तो उसमें क्या होता है, देखो जितना हमें अगर गैस को जितना ज्यादा डिसॉल्व करना है, मतलब हमें प्रेशर उतना इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब मास ऑफ गैस dissolved per unit volume is directly proportional to amount of pressure applied to that gas, कि गैस को जितना प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी, सिंपल सा लॉ ए था, ठीक है ना। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था p के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हमने बोला k, ठीक है गाइस। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आपकी जनरली यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म जनरली आती है, दो फॉर्म है रोल्स हेनरी लॉ की। तो जब हमें हेनरी लॉ का मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखना चाहे तो ये फॉर्म बनेगी। तो देखो इस फॉर्म कैसे बनी थी, देखो बस लास्ट चीज रह गई है। तो देखो जैसे आपका देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी के, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी के, तो मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के। तो देखो है ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसके मोल्स भी होंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी उसके ज्यादा होंगे, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के। तो पहली चीज ये आई, तो इसको जब हम सोल्व करें तो x आया अपने पास k डैश p, एक कांस्टेंट आया k डैश p, ठीक है ना, ये चीज आई। तो गाइस बस क्या हुआ, एक देखो k डैश को हम इधर ले जाएंगे, तो x इंटू 1 बाय k डैश, है ना, इधर आपको दिखेगा कि नहीं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, तो देखो इधर ही लिखता हूं x इंटू k डैश p। तो गाइस जब आप k डैश को आप इधर लेके आओगे, है ना, k डैश को इधर लेके आओगे, मतलब x डैश इंटू 1 बाय k डैश बराबर p के करोगे,
ठीक है ना। इसको जब करोगे तो 1/k' को हमने लिखा था kh, 1/k' को हमने क्या लिखा था kh, ठीक है ना। x क्या था, x मोल फ्रैक्शन लिया था हमने, है ना। इधर हमने ऐसे x कैपिटल में ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास इधर से आया था x kh, kh क्या है गाइस, हेनरीज कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो गाइस ऐसे इधर से इसी रिलेशन से हमने एक और टाइप हेनरी ने बाद में बनाई थी कि चलो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी निकाल देते हैं इसको। तो उन्होंने दो वेरिएबल में, दो फ्लेवर्स में अपने को लो दिया था। पहले उसने बताया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के, तो उसी से उसने आगे और मैथमेटिकल सोल्व किया। तो उसने एक रिलेशन और दिया कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के, तो मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के। तो उसने मोल एक कांस्टेंट आया k', तो जब k' को इधर हम इधर रेसिप्रोकल में लेके आए तो उसने 1/k' जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था उसको माना kh। तो P बराबर आ गया kh x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपका हेनरी लॉ था। इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी एनर्जी के साथ। इसके बाद हम इसके PYQ करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और सॉलिड स्टेट में वो मूव ऑन कर जाएंगे और फाइनली अपनी फिजिकल ओवर कर देंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।